दुनिया में दो ही मरतबा एटम बम गिराए गए हैं और ये दोनों एटम बम अमेरिका ने जापान पर गिराए थे। जी हाँ, वही अमेरिका जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को पीस लविंग नेशन कहता है, उसी पीस लवर ने दो एटम बम गिराए थे जापान पर। पहला एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। नाम तो लिटिल बॉय था, यानी छोटा बच्चा, लेकिन जब ये छोटा बच्चा हिरोशिमा पर गिरा है तो 1,40,000 लोग मारे गए थे। 70% से ज्यादा हिरोशिमा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया था। और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन। नागासाकी जो कि हिल एरिया था, वहां इतनी आबादी थी भी नहीं, और आज भी इस रिसेंट टाइम में नागासाकी की कुल आबादी 3,90,000 है। तो आज जिस शहर की आबादी सिर्फ 3,90,000 है, तो आज से 80 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थोड़ी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने इस शहर पर दोपहर 11:02 पर एटम बम फैटमैन गिराया था, तो इस थोड़ी सी आबादी वाले शहर में भी 70,000 लोग मारे गए थे और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया था। तो जापान के इन दो शहरों में न्यूक्लियर वॉरहेड गिरने से पहले बहुत अमन था। बच्चे खेला करते थे, मर्द अपने कामों पे जाया करते थे और खवातीन अपने घरों में काम कर रही होती थी। लेकिन जब इन दो शहरों पर एटम बम गिराए गए हैं, तो इसके बाद इन दो शहरों का मंजर कुछ इस तरह था कि वहां अब जख्मी बच्चे थे, झुलसे हुए जिस्म जा बजा पड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, शहर खंडरात में तब्दील हो चुके थे और खंडरात में रोते लोग थे और दोनों शहर मुकम्मल खामोशी में डूब चुके थे। तो इतनी ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुई थी दो एटम बम गिराए जाने की वजह से। और आज इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान इस रीजन में 350 एटम बम लेकर बैठे हुए हैं। 350 एटम बम का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता 350 एटम बम अगर कभी चला दिए गए तो पूरा साउथ एशिया नेस्तो नाबूद हो जाएगा। साउथ एशिया का मतलब है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, नेपाल और मालदीव, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये 8 ममालिक दुनिया के मैप से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। सालों तक इन रीजन में जमीन अनाज पैदा नहीं कर सकेगी, सालों तक सूरज की रोशनी इन रीजन में जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इतने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये दो कंट्रीज इतना ज्यादा वॉर हेड लेकर बैठी हुई हैं, तो इस खत्ते में तो नफरत की बात होनी ही नहीं चाहिए, इस खत्ते में तो लड़ाई की बात होनी ही नहीं चाहिए, इस खत्ते में तो सिर्फ अमन की बात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आए दिन इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के पैनल के ऊपर सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे उल झलूल लोगों को बिठा दिया जाता है जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं, तहस नहस कर देने की बात करते हैं, गला काट देने की बात करते हैं, बॉम्ब गिरा देने की बात करते हैं। अब ये बॉम्ब गिराएं या ना गिराएं, लेकिन ये इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों इंसानों के दिलो दिमाग पर नफरतों के इतने बॉम्ब गिरा देते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियंस, ये दोनों नेशन अगर मिलके भी रहना चाहें तो नहीं रह सकते। सुनिए जरा इंडियन मीडिया को। और पूछना भी चाहती हूं कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया, आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्य तारीफ कर रहा है, ठीक है, और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। हम लोग जिस तरीके से अपने हथियारों का जखीरा बड़ा कर रहे हैं, हर महीने आप देखेंगे हजारों करोड़ की डील हो रही है, हजारों करोड़ों की डील। अभी अभी हमने कितने 60-65 हजार करोड़ के राफेल खरीदे 26 नेवी के लिए। अब आप इमेजिन करें कि सारी बातें किसी गली मोहल्ले चौराहे पर बैठकर नहीं हो रही हैं, बल्कि ये इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बातें हो रही हैं। और इंडियन न्यूज़ चैनल को नफरतें फैलाने का इतना ज़्यादा शौक है कि जब भी पाकिस्तान से किसी पाकिस्तानी गेस्ट को अपने शो पर इनवाइट करते हैं तो ये जानबूझकर पाकिस्तान से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो सिर्फ लड़ने और मरने की बात करें, ताकि इनके चैनल की टीआरपी मजीद इंक्रीज हो सके और इस रीजन में मजीद नफरत फैल सके। तो ये इंडियन न्यूज़ चैनल की एक कॉमन प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान से ऐसे नासमझ लोगों को अपने शो पर, वो भी प्राइम टाइम शो पर बुलाया जाए और उनके सामने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को खुलकर बुरा कहा जाए, ताकि फिर वो भी रिटेलिएट करें और उनके मुंह से भी भारत को बुरा भला कहलवाया जाए और फिर इंडियंस को ये दिखाया जाए कि देखो पाकिस्तानी लोग भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं, देखो पाकिस्तानी किस तरह भारत को बुरा भला कह रहे हैं। ये कैसा भोंडा इंडियन मीडिया है जो अपने ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तानी को बुलाकर भारत को बुरा कहलवा रहा होता है। मुझे बताओ, जब आपका गला कट जाएगा आप होस्टिंग कैसे करोगे? एक प्यार से जवाब दे दो बस, गला होस्टिंग कैसे करोगे? आपका गला जब काट देंगे, इसका जवाब चाहिए पहले। आओ, हैसियत है, बासियत खड़ा हूं इसी पहलगाम में, आओ ना, इसी पहलगाम में खड़ा हूं, हैसियत है तुम्हारी, हैसियत है तुम्हारी बासियत। मैं पहलगाम में आ जाओ, हैसियत है तो आपको मैं दिल्ली में इसी बैतूल घाटी में भेजा था ना अपने 2 कौड़ी के, 2 टके के आतंकियों को,
भाड़े के दिल्ली कट्टुओं को मुंबई भेजा में था काटूंगा, ना, दिल्ली खड़ा मुंबई हूं ना में, इसी दिल्ली पहलगाम में, मुंबई आ में जाओ, काटूंगा, आ दिल्ली जाओ मुंबई हैसियत है में, तो, दिल्ली मुंबई में आ जाओ काटूंगा और हैसियत है आपस तो में बातें। इंतजार है। कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो मैं तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आए। अब इंडियन मीडिया चाहे तो पाकिस्तान से कामरान खान साहब को भी इनवाइट कर सकता है, डॉक्टर शाहिद मसूद को भी इनवाइट कर सकता है, सैयद मुजम्मिल अली शाह को भी इनवाइट कर सकता है, जुनैद अकरम को भी इनवाइट कर सकता है, हामिद मीर साहब को भी इनवाइट किया जा सकता है, जो कि एक महजब गुफ्तगू कर सकते हैं, जो लॉजिकल रैशनल बात कर सकते हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर उबूर हासिल है, जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, इंडिया जानता है। लेकिन इंडियन मीडिया जानबूझकर अपने शो पर पाकिस्तान से ऐसे इमेच्योर लोगों को इनवाइट करता है और फिर प्री प्लानिंग इनके सामने पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है और फिर वो पाकिस्तानी गेस्ट इंडियन मीडिया के हाथों ट्रैप होते हैं और फिर वो भी वही बोलते हैं जो भारतीय मीडिया इनसे बुलवाना चाहता है। यानी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और सिर्फ नफरतों को फरोग दिया जाता है। तो कितना अफसोस की बात है, जिस रीजन में 32 करोड़ 70 लाख लोग रोटी को तरस रहे हो, मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बसने वाले गरीबों की तादाद को मिलाकर बात कर रहा हूँ। हालांकि इंडिया में तो सिर्फ ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि सिर्फ पाकिस्तानी ये गरीब मुल्क है, पाकिस्तानियों के पास ही खाने को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी धारावी इंडिया के फाइनेंशियल हब मुंबई में वाक़, जहां 10 लाख गरीब इंडियन सिर्फ 2.39 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, जहां 1440 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट मौजूद है, जहां आज भी पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, जहां एक छोटे से घर में 22 अफराद रहते हैं। 22 जन हम लोग रहते थे। इतनी जगह में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर पाकिस्तान 109 नंबर पे खड़ा है तो इंडिया भी 105 नंबर पे खड़ा है। पाकिस्तान में अगर 9 करोड़ 30 लाख गरीब रहते तो इंडिया में भी 23 करोड़ 40 लाख गरीब बसते हैं। तो जहां गरीबों की इतनी बड़ी कम्युनिटी रहती है, जिन्होंने अपनी ज़रूरतों से ऊपर की ज़िंदगी को कभी इंजॉय ना किया हो, जो कभी खुलकर अपनी ज़िंदगी ना जिए हो, उन मुल्कों में जंगों की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंगी बुनियादों पर गरीबी को ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। फ्रांस और जर्मनी के प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। फ्रांस और जर्मनी पास्ट में 3 जंगें लड़ चुके हैं। फ्रांको प्रशियन वॉर इनके बीच में हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 इनके बीच में हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 इनके बीच में हुई है, लेकिन बाद में देखें तो यूरोपीय यूनियन की बुनियाद भी इन्हीं दोनों मुल्कों ने रखी है। आज भी दोनों मुल्कों ने अपने नौजवानों को आपस में इंगेज रखने के लिए फ्रांस और जर्मनी यूथ ऑफिस खोल रखा है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि अगर फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क जो दुश्मनी भरा माजी रखते हों, आज उनके बच्चे अमन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया जो एक जैसी ज़बान बोलते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी सकाफत रखते हैं, वो आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? मिलकर रहेंगे तो दोनों मुल्कों में गुर्बत में कमी आएगी, तिजारत बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा और सबसे बढ़कर ये कि इस रीजन में अमन कायम होगा। आखिर में मैं अटल बिहारी वाजपेयी मरहूम के वो हिस्टोरिकल वर्ड जो उन्होंने 1999 में पाकिस्तान की सरजमीन लाहौर में खड़े होकर कहे थे, उन्हें दोहराना चाहूँगा कि आप अपने दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी आप तब्दील नहीं कर सकते। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। काशिफाना साइनिंग ऑफ।